हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी यूट्यूब चैनल पे। और आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम लोगों ने कल इसके पहले वाले लेक्चर में जाना था कि एक रैखिक समीकरण क्या होती है और एक रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। अगर हम सिर्फ एक रैखिक समीकरण एक समीकरण हो तो हम उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। अगर दो समीकरण एक साथ हों तो उनको हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। और हमने आपको यह भी बताया था कि अगर एक सिंगल रैखिक समीकरण है तो उसके अनेक हल होते हैं, लेकिन अगर दो रैखिक समीकरण हैं अर्थात उनका युग्म है तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि उनका एक हल हो सकता है, उनके बहुत सारे हल हो सकते हैं और उनका एक भी हल नहीं हो सकता है। एक हल कब होता है? जब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक दूसरे से एक बार मिलती हैं। अनेक हल कब होते हैं? जब वो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती, यानी कि अगर हम उनका ग्राफ बनाएं तो उनका ग्राफ जो बनेगा वो एक दूसरे के ऊपर ही बनेगा। और तीसरी हमने पढ़ी थी कि जब हमारा कोई भी हल नहीं होता है। अब कोई भी हल कब नहीं होता है? जब रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, और हमने तीन कंडीशन भी पढ़ी थी। वो तीन कंडीशन क्या थी? अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म के एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? एक। अगर तीनों ही अनुपात बराबर हो, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। और इस रैखिक समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं? संपाती। अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के लेकिन नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। और समांतर के केस में कितने हल होते हैं? एक भी हल नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम अब क्या पढ़ेंगे? अब हम सीखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करते हैं। कैसे हल करते हैं? अब हल करने के हमको तीन तरीके पढ़ने हैं। एक ग्राफ के विधि से, ग्राफ के मेथड से, कि हम ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। और एक होती है तीसरी, जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि, यानी कि हिंदी इंग्लिश में बोलें तो एलिमिनेशन मेथड। ये हम आपको यही पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, जो अब ये एक चीज छूटी है, वो हमको पढ़नी है। संगत समीकरण क्या होते हैं और असंगत समीकरण क्या होते हैं। संगत और असंगत ये समीकरण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। संगत समीकरण क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा आप नोट भी कर लीजिएगा। संगत ठीक है, संगत समीकरण, संगत समीकरण, ओके। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब जो ध्यान देखिए, ये संगत समीकरण क्या होते हैं। अगर एक है तो हम संगत समीकरण कहेंगे, अगर दो हैं तो हम उसको युग्म कह देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर जैसे यहाँ पे दो अगर इक्वेशन की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? संगत समीकरण युग्म। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, संगत समीकरण या संगत समीकरण युग्म क्या होता है। संगत समीकरण वो समीकरण होती है जिसका कम से कम एक हल अवश्य हो। कितना हल? एक हल अवश्य हो, तो उस समीकरण को हम संगत समीकरण कहते हैं। अगर यही हम युग्म की बात करें
तो ऐसा समीकरण युग्म जिसके कम से कम कितने हल हो? एक। अगर कम से कम एक हल है तो वो समीकरण या समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हम लिख लेते हैं इसको, ऐसी समीकरण, ऐसी समीकरण या समीकरण युग्म, समीकरण युग्म जिसके, जिसका कम से कम, कम से कम एक हल अवश्य हो। ऐसा समीकरण, ऐसी समीकरण या ऐसा समीकरण युग्म जिसका कम से कम कितना हल हो? एक हल अवश्य हो। तो ऐसे समीकरण को हम संगत समीकरण या संगत समीकरण युग्म कहते हैं। तो ऐसे समीकरण को संगत समीकरण कहते हैं, संगत समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर संगत एक समीकरण की बात हो तो वो संगत समीकरण हो जाएगा, अगर दो समीकरणों की बात हो तो संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जो संगत समीकरण होते हैं, संगत समीकरण होते हैं यानी कि जिनका कम से कम एक हल होता है, वो अविरोधी भी होते हैं। क्या होते हैं? अविरोधी। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण अविरोधी होते हैं, अविरोधी होते हैं, अविरोधी होते हैं। तो अब बच्चों अगर हम आपसे पूछे तो बताइए, अभी जो हमने तीन कंडीशन पढ़ी, तो वो तीन कंडीशन में संगत कौन कौन से होंगे? देखो, जिनका अद्वितीय हल होता है और जिनके बहुत सारे हल होते हैं, तो ये दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। कम से कम एक हल हो, तो देखो अद्वितीय का एक हल होता है और संपाती के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो दोनों के कम से कम एक हल तो संभव है। तो यानी कि जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और जो संपाती रेखाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वो दोनों हो जाएंगे हमारे संगत समीकरण युग्म, क्योंकि वहां पे दो समीकरणें हैं। ठीक है, और वो दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे? अविरोधी होंगे। ठीक है बच्चों। अब असंगत समीकरण की बात कर लेते हैं। असंगत समीकरण क्या होता है? असंगत समीकरण, असंगत समीकरण इसको बोलते हैं बच्चों इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब बच्चों ऐसे समीकरण जिनके एक भी हल ना संभव हो, या ऐसे समीकरण युग्म जिनके एक भी हल ना संभव हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे? असंगत समीकरण। अगर दो की बात है तो हम उनको बोल देंगे असंगत समीकरण युग्म। ठीक है बच्चों, तो लिख लेना इसको, ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिनके एक भी हल, एक भी हल ना संभव हो, एक भी हल ना संभव हो, उन्हें असंगत समीकरण कहते हैं। उन्हें असंगत समीकरण
कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। असंगत, संगत यानी कम से कम एक हल होना चाहिए। असंगत जिनके एक भी हल नहीं होते हैं। अब बच्चों जिनके एक भी हल नहीं होते हैं वो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है? समांतर होता है। पढ़ चुके हो ना पहले? ठीक है, तो अब जो असंगत होते हैं ये विरोधी होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक है, ऐसे समीकरण, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसे समीकरण विरोधी होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। अब हमको आगे पढ़ना है तीन तरीके। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे, जान लेते हैं वो तीन तरीके क्या हैं जो हमको पढ़ना है। वैसे तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको तीन तरीकों के बारे में पढ़ना है कि रैखिक समीकरण युग्म को हम कितने तरीकों से हल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो तीन तरीके कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिएगा। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के तरीके। अब बच्चों कौन कौन से तीन तरीके हैं? वो जो पहले पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें टोटल 4 तरीके थे, लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी आई है और जो आपका नया सिलेबस है उसमें कुल 3 तरीके ही बचे हैं। ठीक है, अब वो 3 तरीके कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला तो ग्राफ के द्वारा, ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, और दूसरा है हमारा प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, और तीसरी है एक जो हमको पढ़नी है वो है विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन। अभी इनके बारे में हम डिटेल से आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, बस अभी आपको ये बता दिया कि 3 विधियां हैं कौन कौन सी। एलिमिनेशन मेथड इसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका है उदाहरण नंबर 1। क्या कह रहा है देखिए, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत है। बच्चों क्या पूछ रहा है? संगत। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होता है? जब उसका कम से कम एक हल संभव हो। एक हल क्या हो? संभव हो। अब हमको इसे किस विधि से हल करना है? ग्राफ की विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसको ग्राफ विधि से हल कर सकते हो। अब डायरेक्ट भी बता सकते हो इसके हल कितने, ये संगत है या नहीं। डायरेक्ट कंडीशन याद है ना बच्चों? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों बराबर हो गए तो अनेक हल हो जाएंगे, तब भी संगत होगा। या फिर a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के तो भी एक हल निकलेगा, तो भी संगत होगा। तो पहले हम ऐसे चेक कर लेते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान दें तो a1 कितना है बच्चों? 1 है, तो ये 1/2 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो कितना है, b1 कितना है? 3, और b2 कितना है? -3। तो बच्चों ये देखो एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, है ना। अब जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? ये रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, और प्रतिच्छेद करेगा तो इनके हल एक होंगे। जब एक हल है
तो ये संगत हो जाएगा। ये तो हमने जो तरीका पढ़ा है उससे हमने ज्ञात किया, लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों समीकरणों का, तो इन दोनों समीकरणों का ग्राफ भी एक ही जगह पे एक दूसरे को काटेगा। अब इस दोनों समीकरणों का हम ग्राफ बनाते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, हम इसका हल लिख लेते हैं। क्या है हल? x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको हमने बच्चों मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी एक रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमको उसके कितने हल कम से कम चाहिए? 2 हल। कितने हल? 2। हमने बच्चों आपको पढ़ाया है, अगर सिर्फ एक रैखिक समीकरण हो, सिर्फ एक, तो इसके कितने हल होते हैं? अनेक। अब हमको ग्राफ बनाने के लिए कितने चाहिए? कम से कम 2। कितने हल? कम से कम 2। तो हम क्या करेंगे? दोनों समीकरणों के कम से कम 2 हल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं समीकरण 1। ठीक है, पहले समीकरण 1 के 2 हल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से तो क्या होगा? x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, अब इसका हल निकालने का तरीका हमने आपको पहले बताया है। क्या करेंगे? अब इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक। अब क्या करेंगे बच्चों? अपने मन से x का मान या y का मान कुछ भी रख सकते हो। अपने मन से x का मान या फिर y का मान कुछ भी रख सकते हो। रखो, x का रखो चाहे y का रखो, जो मन करे वो रखो। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं ऐसे मान रखें जिससे कि हमारा जो मान है वो पूर्णांक में ही आए, है ना, दशमलव में ना आए। लेकिन अगर दशमलव में आ जाता है तो गलत नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए हम ऐसे मान रखें। कोशिश करो ऐसे मान रखने की जिससे दोनों के मान, x का भी मान और y का भी मान, ये दोनों मान हमारे कैसे आए? पूर्णांक में। वो निगेटिव आए, पॉजिटिव आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पूर्णांक आना चाहिए बच्चों। अब देखो क्या करते हैं, अब हम x का भी रख सकते हैं, y का भी रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले एक बार ये कोशिश किया करो, 0 रख के एक बार कोशिश कर लिया करो अपने आप। एक बार x का मान 0 रखो और एक बार y का मान 0 रखो। अगर x का मान 0 रखने पे y हमको पूर्णांक मिल रहा है तो अच्छी बात, y का मान 0 रखने पे x का मान पूर्णांक मिल रहा है तो अच्छी बात। अगर 0 रखने पे पूर्णांक नहीं मिल रहा है तो कुछ और वैल्यू रखो। ठीक है, कोई भी रख सकते हो, या आप अपने आप से पूरी तरह से स्वतंत्र हो कुछ भी वैल्यू रखने के लिए। हमने क्या किया पहले बच्चों? x का मान 0 रख दिया। ठीक है, रख देते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। अब बच्चों x की जगह 0 रखो तो देखो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6, तो y का मान 6/3, यानी y आ गया बच्चों हमारा कितना? 2। 3 दूनी 6। x बराबर हमने जब 0 रखा, अब इस बार y हम 0 रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया? y बराबर 0 रख दिया। y बराबर 0 रखने पर अब बच्चों देखो y का मान जब हम, अभी बच्चों ध्यान रखना हम समीकरण 1 की बात कर रहे हैं, अभी समीकरण 2 के साथ कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीकरण 1 के साथ। अब देखो बच्चों x प्लस 3, y का मान 0 इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 6। 2 हल मिल गए, एक हल ये और एक हल ये। अब बच्चों क्या कर रहे हैं? इसका एक बॉक्स ऐसा बना दीजिए, मतलब हल लिख लेते हैं इन दोनों समीकरणों के हल क्या क्या हैं। ठीक है, एक तरफ x और y। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हमने x का मान 0 रखा तो y कितना मिला? 2। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, y हमने 0 रखा तो x का मान कितना मिला? 6। ठीक, 2 हल मिल गए, एक 0,2 और एक हल क्या मिल गया? 6,0।
ठीक। अब बच्चों बात करते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है बच्चों, नोट कर लीजिए। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब क्या करें, एक बार कुछ मान रखो, पहले हम जीरो रख के एक बार देख लेते हैं। x हम जीरो रखें बच्चों तो देखो क्या होगा, ये चीज जीरो हो गई, y का मान माइनस का 4 आ जाएगा, तो x हम जीरो रख सकते हैं। अब y अच्छा जीरो रखें, y जीरो रखेंगे तो x का मान 6 आ जाएगा, यानी दोनों हमको पूर्णांक मिल रहे हैं। अब पूर्णांक मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, जीरो रखो। तो हमने क्या किया, x जीरो रख दिया। x बराबर जीरो रखने पर रख देते हैं बच्चों, देखिए क्या होगा। x हमने जीरो रखा तो क्या हुआ, 2 इंटू जीरो माइनस 3y इक्वल टू 12। अब ये चीज तो बच्चों जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो गई, और जीरो माइनस 3y तो माइनस 3y आएगा इक्वल टू 12। अब y बच्चों कितना आ जाएगा, -4, है ना। ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं बच्चों, y हम जीरो रख देते हैं, y बराबर जीरो रखने पर। अब y की वैल्यू जीरो रखो तो देखो बच्चों क्या होगा, y हमने जीरो रखा, ध्यान रखना हम समीकरण 2 की बात कर रहे हैं तो 2 में ही रखना। 2x माइनस 3 इंटू जीरो इक्वल टू 12। तो 2x, बच्चों ये तो जीरो हो गया, इक्वल टू 12, तो x कितना आ गया बच्चों, 6। दो हल इसके भी मिल गए। चलिए बच्चों नोट कर लेते हैं, दो हल उनको भी एक बॉक्स के अंदर हम बंद कर लेते हैं। एक हो गया x, एक हो गया y। अब बच्चों देखो, x हमने जीरो रखा, y कितना मिला, माइनस का 4। ठीक, y जीरो रखा, x का मान कितना मिला बच्चों, 6। कितना मिला, 6। अब बच्चों देखो इसके भी हमको दो हल मिल गए। कितने हल मिल गए, दो हल। अब देखिएगा, ओहो, ठीक है। अब इनको हम ग्राफ बना देते हैं। अब बच्चों ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे मान तो पता होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ओके, अब इसका हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ को ही इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे आसानी रहेगी। इंसर्ट थीम से है शायद, ओके, ये रहा ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब इस ग्राफ पे हम एक्स और वाई एक्सिस डिनोट कर लेते हैं। ओके, अब इस पे बच्चों हम लोग पॉइंट दिखा लेते हैं। ये होगा हमारा 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इधर बच्चों माइनस में होता है तो आपको पता होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। बच्चों एक्स वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ -1, -2,
-3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बच्चों हमारे पॉइंट कौन कौन से वो एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको हम या तो लिख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा 0,2 और 6,0। ठीक है, 0,2 और 6,0। ये इक्वेशन 1 के लिए बच्चों कौन कौन से पॉइंट हमने निकाले, 0,2 और 6,0। और इक्वेशन 2 के लिए बच्चों कौन कौन से पॉइंट हैं, इक्वेशन 2 के लिए हमारे पॉइंट हैं 0, -4 और 6,0। 0, -4 और 6,0। वो इक्वेशन 1 के लिए हैं दोनों पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब बच्चों बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की, 0,2। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 0 x का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 0 है। x कितना है बच्चों, 0, और y कितना है, 2। y कितना है, 2। अब 0,2 बच्चों कहाँ पे होगा, अब हमने आपको बताया है x जो है वो 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे x का मान कितना होता है, 0। तो अब हम 0,2 की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। अब कहाँ पे आएगा, y कितना है, 2, तो y हो गया 2। तो ये पॉइंट जो बच्चों है, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,2। अगर हम इसको a नाम दे दें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 0,2। कौन सा है बच्चों, 0,2। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है, 6,0, यानी कि x एक्सिस, x का निर्देशांक कितना है, 6, और y कितना है, 0। अब y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, तो यानी कि x एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा, अगर हम इसको नाम दे दें b। ठीक है बच्चों, अब ये b पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 6,0। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B। अब इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, इन दोनों को आपस में मिला दो, A और B को। अब बच्चों इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया। अब इसको बच्चों लंबा सा खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ कभी रुकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ग्राफ है, ये हमारी किसका ग्राफ हो गया, इस इक्वेशन का, x + 3y = 6। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है, 0, -4। अब x कितना है, 0, तो y अक्ष की बात हो रही है ना बच्चों। अब y कितना है, -4, तो यहां पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं बच्चों C। अब यही पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 0, -4। 0, -4। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, 6,0। अगर बच्चों ध्यान से देखो तो दोनों का ही कॉमन पॉइंट है 6,0, यानी कि ये पॉइंट भी दूसरे समीकरण का एक हल है। तो अब इन दोनों को आपस में मिला दो, इन दोनों को आपस में हम मिला देते हैं, मिला दो, तो देखो क्या होगा, ऐसे। अब बच्चों देखिए, इन दोनों के ग्राफ ने एक दूसरे को कहां पे कट किया, इस बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे कट किया ना, तो यानी कि इन दोनों का एक सलूशन, एक हल है। कितने हल हैं, एक हल, और वो हल कौन सा है, 6,0। यानी कि अगर हम x की जगह 6 रखें और y की जगह 0, तो दोनों समीकरणों में ये सेटिस्फाई करेगा, दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो
क्योंकि इसका एक हल निकल के आया, तो इसलिए ये समीकरण युग्म हमारा कैसा होगा? संगत समीकरण युग्म होगा। क्या होगा? संगत। तो इसलिए बच्चों आगे हम लिख देते हैं क्या? ओह सॉरी, इसको तो डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट, ठीक है, ये रहा। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए, अब लिख देना बच्चों, चूंकि दोनों समीकरणों का एक हल 6,0 है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों? संगत होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम बात करते हैं आगे। अब ये कह रहा है उदाहरण नंबर 2, ग्राफ विधि द्वारा ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं या नहीं। अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब बच्चों ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे हल करें? तो हल करने के लिए अपना वही एक तरीका, एक तो या तो आप डायरेक्ट कंडीशन से तीनों रेशियो निकालो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब वो बताइए बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, सिर्फ दो बराबर हैं, क्या है, उनके बेसिस पे आप बता सकते हो। और एक ग्राफ बनाओ और फिर बताओ। तो अब देखो इसको कैसे हल करते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ के द्वारा बताना है तो इनका हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए बच्चों, हल। लिख लेते हैं 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब क्या करते हैं, हल निकालें इसको। समीकरण 1 से क्या है? 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करें। अब हमको हल निकालना है, x और y के मान रखने हैं। अब बच्चों देखो, अगर हम x मान लो 0 रख दें, क्या रख दें बच्चों? x की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया। लेकिन जब y निकालोगे तो y आ जाएगा 1/8। y कितना आ जाएगा बच्चों? 1/8। अब 1/8 आ जाएगा, हालांकि सही है, लेकिन उसका ग्राफ कैसे बनाओगे? अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू सोचो जिससे कि हमारा इंटीजर आए। सोचो क्या रखें ऐसा कि ये इंटीजर बना दें। x क्या रखें या फिर y क्या रखें? सोचिए ऐसी वैल्यू क्या रखें दोनों की, सोचो। अगर x1 रख के चेक करें, x1 रखते हैं तो बच्चों देखो क्या होगा। जैसे ही हमने x1 रखा
तो ये तो 5 हो गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो भी y हमारा पूर्णांक नहीं आएगा। x की वैल्यू 2 रखो, तो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 नहीं बनेगा। x की वैल्यू 3 रखो बच्चों, क्या रखो 3। अब जब 3 रखोगे तो देखो क्या होगा, 5 3 15, 15 और 1 16, और 16 जो है 8 से कट जाता है, तो दोनों पूर्णांक आ जाएंगे, तो इसलिए हम x की वैल्यू क्या रखें 3। हालांकि 1 और 2 गलत नहीं है, रख सकते हो, ठीक। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 रख दी, x बराबर 3 रखने पर रख दो भाई, 5 गुणे 3 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये बच्चों देखो कितना हो गया, 5 3 15 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 8y प्लस 15 और 1 16 बराबर 0, माइनस 8y इक्वल टू -16। तो y का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 8 दूनी 16, ठीक है। x हमने जब 3 रखा, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या रखें, अब दूसरा मान सोचो बच्चों क्या रखा जाए, अब दूसरा मान क्या रखें हम, सोचिए 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 सोचिए, x का दूसरा मान हम क्या रखें, सोचो। अब देखो बच्चों, माइनस में भी रख सकते हो, ठीक है। अब माइनस में चलो एक मान हम माइनस में रख लेते हैं, अगर x की वैल्यू -1 रखें, क्या रखें -1, तो ये तो माइनस का 5 हो गया, क्या हो गया माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 आएगा, लेकिन 8 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा -2 रख लो, -2 रख के देखते हैं क्या होता है, 5 दूनी 10, माइनस का प्लस का 1 9 बना, वो भी डिवाइड नहीं होगा। माइनस का 3 रखो, 5 3 15, 15 में से 1 जाएगा 14 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। 4 रखो, 5 चक्कू 20, 20 में से 1 गया 19, नहीं होगा। 5 रखो माइनस का, क्या रखें माइनस का 5। तो देखो ये बच्चों माइनस का 5 रखोगे तो ये -25 हो जाएगा, -25 प्लस 1, -25 प्लस 1 24 आएगा माइनस का, और 24 8 से डिवाइड होता है, तो x की वैल्यू हम -5 रख सकते हैं, रखो। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, हम ऐसा क्यों रखें, आपका जो मन करे वो रखो, बस कोशिश ये करो कि दोनों के मान हमको पूर्णांक में मिले, क्या मिले पूर्णांक, जरूरी नहीं जो हम बता रहे हैं वही रखो, आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू -5 रख दी, x बराबर -5 रखने पर, अब x की वैल्यू -5 रखो तो देखो बच्चों क्या होगा, 5 इंटू -5 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब -5 रखोगे तो 5 25 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो माइनस का 25 प्लस का 1 घट जाएगा, -24 माइनस 8y इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो -24 उधर भेज दो, सॉरी -24 उधर भेज दिया तो 8y, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई -3, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -3। दो हल निकल आए, अब लिख लेते हैं, x और y। अब बच्चों देखिए x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली 2, ठीक है ना। x की वैल्यू हमने -5 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों -3, एक हल निकल आया एक समीकरण का। अब बात करते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है बच्चों देख लीजिए, 3x माइनस 24y अपॉन 5
प्लस 3/5 इक्वल टू 0। क्या हो रहा है भाई ये? इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, सॉरी, अब देखिए, अब बच्चों ये फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब क्या करें, अगर इस समीकरण में हम 5 से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें तो नीचे से 5 गायब हो जाएगा, कर दो। ठीक है, अब 5 से हमने गुणा कर दी तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15x माइनस 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 24y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, हमने लिखा नहीं, ध्यान रखना, 5 से हमने गुणा की, 5 तिया 15, 5 से 5 कैंसिल, 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर यहाँ पे देखें तो हमको ये बहुत बड़ी इक्वेशन दिख रही है। अब बच्चों कोशिश किया करो कि अगर इनसे हम कुछ कॉमन निकाल सकें, कुछ कॉमन निकाल सकें तो हम ऐसे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या होगी, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हमने क्या किया बच्चों, अगर देखें तो 3 हमको मिल जाएगा कॉमन, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हमने 3 कॉमन निकाल लिया। क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा 5x, यहाँ बचा 8y। क्या बचेगा बच्चों, 8y और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण ये दोनों एक जैसी ही आ गई, एक ही आ गई। तो आपको यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए कि इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, समपाती होगा, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है, तो ग्राफ भी एक ही जैसा बनेगा। जब एक ही जैसा बनेगा तो यानी कि ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब इसको हल करना सीखते हैं, कैसे हल किया जाए। अब देखिए बच्चों, अब कुछ जीरो रखते हैं, कुछ जीरो रखा जाए, x जीरो कर दिया तो देखो बच्चों y कितना निकलेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 24 होगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो पूर्णांक नहीं मिलेगा x जीरो रखने पे। अब ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये पूर्णांक मिले। सोचिए बच्चों ऐसा हम क्या रखें, अगर 1 रखते हैं, 1 रखें x की जगह 1 तो 15 कम 15, 15 3 18, अब 18 24 से तो कटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, 2 रखो, 15 दूनी 30, 30 और 3 33 होगा, 24 से नहीं कटेगा। 3 रखो तो 15 तिया 45 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, अब 45 और 3 48, 48 24 से कट जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों आप सॉल्व वैसे भी कर सकते हो, वो निकालो और दोनों समीकरण एक जैसी निकल आएंगे। ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसे बता रहे हैं, मान लो अगर दोनों समीकरण एक जैसी ना आती तो कैसे करते। ठीक है ना बच्चों, तो आप वैसे कर सकते हो कि कॉमन लेते, बिल्कुल ऐसी ही ये वाली समीकरण बन जाती और ग्राफ भी ऐसे ही बन जाता, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन हम आपको दूसरे तरीके से बता रहे हैं, आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की जगह 3 रख दिया, x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, अब बच्चों रखो x की जगह 3 तो 15 3 माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों 15 3 45 माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये बच्चों हो गया माइनस का 24y। अब बच्चों ध्यान देखिए 45 और 3 48 बराबर 0 माइनस 24y बराबर माइनस 48, माइनस से माइनस खत्म तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2, 3,2 आया। अब बच्चों यहाँ पे देखो 3,2 दोनों का एक हल है, वैसे भी निकल आता लेकिन हमने कॉमन नहीं लिया, कॉमन लेके कर सकते हो, दोनों समीकरण एक जैसी ही हो जाती। ठीक है, अब x 3 रखा था, अब और कुछ रख लो। अब देखो बच्चों
x की वैल्यू -5 रख के देख लो। जब -5 रखोगे तो यही दोनों हल निकल आएंगे दोनों समीकरणों के। ठीक है, रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रखो। देखो क्या थी बच्चों, ध्यान देना। हाँ, x बराबर -5 रख लेते हैं। x बराबर -5 रखने पर रखो क्या होगा समीकरण, एक बार देख लेते हैं क्या है हमारी समीकरण। समीकरण है ये 15x - 24y + 3। 15x - 24y + 3 = 0। अब बच्चों देखिएगा, 15 पन्ना 75 - 24y + 3 = 0। अब देखिए 75 में से 3 गया तो माइनस का 72 बचेगा, -24y = 0 -72 = 24y, तो y की वैल्यू कितना जाएगी बच्चों, -3। ठीक है, अब इसके हल लिख दो। हल लिखते हैं x और y। अब एक हल तो ये आया -3 और -5, और एक हल क्या निकला था बच्चों, x की वैल्यू 3 रखी और y की वैल्यू 2 मिली। x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 2 मिली। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके भी दो हल क्या निकल के आए, 3 और 2 और -5 -3। इसके हल भी क्या निकल के आए, 3 और 2 -5 -3। अब बच्चों ध्यान से देखिए, क्योंकि इनके हल एक जैसे हैं, अब हमने क्या बताया था, तो इनका ग्राफ आप समझ जाइए कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। कैसा बनेगा, संपाती। तो अनेक हल निकलेंगे, तो जो हल इसके होंगे वही हल उसके भी होंगे। दोनों रैखिक समीकरणों के एक ही जैसे हल होंगे। अब इनका हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ओके। चलो ग्राफ बनाइए। नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -7। ठीक है, ओके। 3, 2 -5, -3, ये है 3, 2 और -5, -3। ठीक है, चलिए अब दोनों समीकरणों के हल यही है, तो हम एक ही पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो ध्यान दीजिए 3, 2 कहाँ होगा, x एक्सिस पे कितना 3, y एक्सिस पे कितना 2। अब देखो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे, ऐसे चले सीधे, ऐसे
तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 3,2, 3,2, ठीक है, ये पॉइंट हो गया 3,2। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है, -5, -3। एक्स एक्सिस पे -5 चले, यहाँ पे आया, वाई एक्सिस पे -3 चले, यहाँ पे आया। अब दोनों देखो एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, यहाँ पे। यहाँ से ऐसे सीधी लाइन खींचो, यहाँ से, तो ये कितना हो गया, -5, -3। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो भाई, ऐसे। सॉरी, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्योंकि दूसरे रैखिक समीकरण के भी यही हल है, तो वो भी ग्राफ इसी के ऊपर बन जाएगा, है ना। तो वो भी हम ऐसे बना देते हैं, इसी के ऊपर ही, दूसरी समीकरण का हमने क्या किया, यहां से चालू किया, यहां से, और इन दोनों को आपस में मिला दिया, और थोड़ा इसको लंबा कर दो। अब क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनके हल कितने हो गए, अनेक। तो इसलिए इसके जो हल हैं बच्चों, वो कितने हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। तो ये भी रैखिक समीकरण युग्म हमारा कैसा होगा, संगत होगा। यहीं पे बच्चों नीचे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। लिख देना, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों, संगत, संगत होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ में आएगा। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।